दोस्तों, करंट जीके बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। ये चैप्टर थर्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत होते हैं। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। तो पुरातात्विक स्रोतों में हम अगर बात करें तो इसमें आ जाते हैं वह अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनका पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ व उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ शामिल होती है। इससे तत्कालीन जीवन को समझा जा सकता है। अगर हम पुरातात्विक स्रोतों में बात करें तो सबसे पहले होते हैं अभिलेख। ये शिलालेख जो पत्थर की पट्टिकाओं में उत्कीर्ण होते हैं, पाषाण शिलाएं पत्थर के बड़े बड़े खंडों में, स्तंभ लेख गुफाओं की दीवारों में, मूर्ति प्रतिमाओं में, स्तूपों में, मठों में, खेतों में खड़ी शिलाएं, ताम्र पत्थरों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं अभिलेख। अभिलेखों की उपयोगिता ये होती है कि ये विभिन्न भाषाओं में होते हैं, गद्य या पद्य शैली में होते हैं। आपको एक ये भी ध्यान रखना है, वो अभिलेख जो गद्य व पद्य दोनों शैलियों में लिखे जाते हैं उन्हें चंपू अभिलेख भी कहते हैं, चंपू शैली के अभिलेख भी कहते हैं। तो चंपू शैली के अभिलेख राजस्थान में भी मिले हैं। ये अभिलेख उस समय के शासकों, आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों, घटनाओं, तिथियों, शासन कार्यों, आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। इससे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। वो अभिलेख जो राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों की। तो सबसे पहले जो आता है वो है नगरीय अभिलेख। नगरीय अभिलेख की चर्चा मैंने कल आपको सेकंड चैप्टर में भी की थी। देखो, नगरीय अभिलेख राजस्थान का पहला नगर जो है वो पहला उत्खनित स्थल है, पहला उत्खनन का स्थल है, जिसका उत्खनन किया था डॉक्टर D.R. भंडारकर ने 1904 में। इसकी जानकारी मैंने कल आपको दी थी। तो नगरी या नगर चित्तौड़गढ़ में है ये ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और वर्तमान में ये नगरीय अभिलेख जो है वो अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नगरी अभिलेख। फिर है कंसुआ अभिलेख। कंसुआ अभिलेख कोटा का है। कंसुआ अभिलेख में मौर्य वंशी राजा, कंसुआ अभिलेख की जानकारी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। इसमें राजा मौर्य वंशी का एक राजा था धवल, इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में राजस्थान में मौर्य वंश की जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। ये अभिलेख कहाँ है? कोटा में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये अभिलेख कोटा में अंतिम मौर्य राजा धवल की जानकारी देता है हमें। नेक्स्ट है गटियाला अभिलेख। गटियाला अभिलेख जो है वो मिला था जोधपुर में, जैन मंदिर है जोधपुर का, वहाँ पर मिलता है गटियाला अभिलेख की जानकारी हमें। और इस जैन मंदिर में, इस गटियाला अभिलेख में हमें प्रतिहार राजा कुक्कुक की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी चर्चा होती है इस अभिलेख में कि जो आदि पुरुष है गुर्जर प्रतिहारों का, वो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण था। तो ये जानकारी भी हमें इसी गटियाला अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है किराड़ू अभिलेख। किराड़ू अभिलेख जो है वो अगर गटियाला अभिलेख की एक और बात मैं करूँ तो वो गटियाला अभिलेख अभी जो मैंने पीछे आपको बताया था कि गद्य और पद्य, जो गद्य और पद्य चंपू शैली होती है, जो दोनों में पाया जाता है, तो चंपू शैली में ये पाया जाने वाला अभिलेख है गटियाला अभिलेख। फिर नेक्स्ट है किराड़ू अभिलेख। किराड़ू अभिलेख जो है वो बाड़मेर के परमार वंश की जानकारी देता है। ये परमार राजवंश के बारे में काफ़ी इसमें कुछ लिखा गया है। इसमें यही भी जानकारी मिलती है कि गुरु वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया था अबू पर्वत पर, उससे परमारों की उत्पत्ति होती है। तो किराड़ू अभिलेख महत्वपूर्ण है। फिर है नानसा अभिलेख। नानसा अभिलेख उदयपुर का है, जो जैतर सिंह की जानकारी देता है हमें और बताता है कि जैतर सिंह ने राजधानी नागदा बनाई थी।
ये नानसा अभिलेख हुआ। फिर है बरनाला अभिलेख और नेक्स्ट है सामोली अभिलेख। बरनाला अभिलेख भी अजमेर म्यूज़ियम में है और सामोली अभिलेख है, ये सामोली अभिलेख भी अजमेर म्यूज़ियम में है। सामोली अभिलेख वैसे पाया गया था उदयपुर में और ये मेवाड़ के राजा शिलादित्य की जानकारी, गोहिल राजा शिलादित्य की जानकारी भी देता है। तो इस प्रकार ये जो अभिलेख होते हैं ये विभिन्न प्रकार के राजाओं की विभिन्न जानकारियाँ हमें प्रदान करते हैं। वहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, यज्ञ की क्या पोजीशन थी, भूमि, द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त हो जाती है। फिर है गटियाला अभिलेख, प्रत्यारों व बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ये खूब बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो चिरवा का शिलालेख है ये रावत समर सिंह के युग की जानकारी देता है। चिरवा का अभिलेख वैसे तो हमारे उदयपुर का जैतर सिंह के बाद के सारे, जैतर सिंह का जो भूताला का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश के साथ, इल्तुतमिश को हराया था, उसकी भी जानकारी देता है ये। और ये चिरवा का शिलालेख जो है वो अधिकांश मेवाड़ के राजाओं की जानकारी भी देता है। बप्पा रावल के बाद के जितने भी सामंत थे, राजा थे, उनकी ये जानकारी प्रदान करता है। और इसके अलावा ये जैनियों के द्वारा ये अभिलेख वैसे लिखा गया था। नेक्स्ट है स्मारक। स्मारक जो होते हैं वो भी इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। जैसे चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग हैं। इनमें भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि आदि स्मारक बने होते हैं। वो वहाँ के उस समय की लोक कला क्या थी, कल्चर कैसा था, इसके बारे में हमें स्मारक भी जानकारी देते हैं। भवन निर्माण जो शैली होती है वो बहुत कुछ बता देती है। मनुष्य की धार्मिक पद्धति, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना व समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। फिर है मुद्राएं। किसी भी काल की मुद्राएं भी इतिहास जानने का स्रोत होती है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह क्या है, भाषा, लिपि, सन, संवत, धातु की शुद्धता कैसी है, नापतोल के बारे में जानकारी मिलती है। आहड़, रेड, बेराठ, रंग महल, सांबर, सुखाड़िया के उत्खनन से सिक्के जो मिलते हैं। मुद्राओं में क्षत्रपों की जानकारी, मालव, चौहान, गुहिल आदि के वंशों के काल के राज्य शासन आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। तो सिक्के जो होते हैं वो बेसिकली कई प्रकार की जानकारियाँ हमें उस युग की देते हैं। फिर है बर्तन व कलाकृतियाँ। ये बर्तन व कलाकृतियाँ जो होती है, कलाकारियों में बर्तनों पर चित्रण होते हैं, खंभों पे खुदाई, किवाड़ों, गवाक्षों की कारीगरी आदि भी देखने को मिलती है। इनकी बनावट, पॉलिश आदि से उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से अनेक मृदभांड, प्याले, रकाबिया, धूम पात्र, दीपक आदि प्राप्त होते हैं। गणेश्वर नीम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष। गणेश्वर वैसे ताम्र संस्कृति के नाम से जानी जाती है, ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है। जोधपुरा जयपुर में, नोहो भरतपुर में। यहाँ से काले व लाल मृदभांड, आहड़ व गिलुंड से प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र ये जो उत्दे रखा है ताम्रपत्र, तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं, जो दान पुण्य से संबंधित होने के कारण दान पात्र भी कहा जाता है इन्हें ताम्रपत्रों को। इससे शासन काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। पहले जो थे वो पुरातात्विक स्रोत थे, अब है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अगर हम देखें, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुर मात्रा में राजस्थान में मिलता है। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध व जैन ग्रंथ भी मिलते हैं। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्यानक करत पृथ्वीराज विजय। खूब बार ये प्रश्न पूछा गया है कि 12वीं शताब्दी में ज्यानक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय, और जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, चौहानों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप वन लाइनर के टाइप में याद रख सकते हो, इन्हें नोट्स भी खुद के बना सकते हो। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा, उसमें भी हमें चौहानों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है, और उस समय के सामाजिक व धार्मिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो,
अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभकृत कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ ने लिखी थी कानड़देव प्रबंध। वहीं बीकानेर के दलपत सिंह ने लिखी थी दलपत विलास। और खिड़िया जग्गाकृत वचनिका आदि भी विशेष उल्लेखनीय है। ये ग्रंथ भी हमें जानकारियाँ देते हैं। ठीक है, पद्मनाभकृत कानड़देव प्रबंध, दलपत सिंह का दलपत विलास, खिड़िया जग्गा की वचनिका, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। इसी प्रकार अनेक ख्यातें भी लिखी जाती है। ख्यात जो होती है वो राजपूत राजाओं राजवंशों की स्थापना, वंशक्रम क्या था, उनका क्षेत्र कितना था, जैसे नैणसी की ख्यात, बाकी द्यास की ख्यात, दयाल द्यास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि हमें इतिहास जानने में मदद करती है। इसी प्रकार उर्दू में तवारीख से हमें इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। वहीं अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड, जो घोड़े वाले बाबा कहे जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने एनालस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान लिखी। दूसरी इनकी करती थी पश्चिमी भारत की यात्रा। वहीं इन्होंने बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है वंश भास्कर। श्यामलदास का ग्रंथ है वीर विनोद। इसके अलावा विश्वेश्वर नाथ रेव ने लिखा मारवाड़ राज्य का इतिहास। ठीक है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्वेश्वर नाथ रेव। वहीं गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा ग्रंथ उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ आदि उल्लेखनीय हैं। ये भी राजस्थान के काफ़ी बड़े लेखक हुए हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कवि राजा श्यामलदास। तो ये था हमारा 3rd चैप्टर। वंश भास्कर के लेखक कौन थे? वंश भास्कर के लेखक कौन थे भाई? सूर्यमल मिश्रण। जो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहते हैं? हमारे प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहते हैं। संस्कृत में उत्कीर्ण कौन सा अभिलेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है? संस्कृत का कौन सा अभिलेख था भाई समर सिंह की जानकारी देने वाला? चिरवा का अभिलेख। तो ये थे 3rd अध्याय। नेक्स्ट हम करेंगे 4th अध्याय। तो धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, जिससे हमारा हौसला अफजाई भी हो और आगे आपके लिए बेहतरीन जानकारी के वीडियो भी बनाए जा सके। धन्यवाद।